अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैम कैसी हैं? ठीक, शराब साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम मैं ठीक हूँ। हाँ जी। सो हमारा छोटा स्टूडेंट कहाँ है? बच्चा हमारा कहाँ है? वो भी पास ही आपके? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी। उसको भी कहीं ज़रा क्लास में एंटर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड बॉय, हाउ आर यू? फाइन। शराब साहब आप उर्दू में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम उर्दू ही बोलते हैं नॉर्मली। वैसे वैसे तो अच्छा। ये इंटरनेशनल स्कूल है, लेकिन जी जी, लेकिन जो है ये वो उर्दू बोलना। जी जी यही है कि मतलब जब स्टूडेंट के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं तो कोशिश यही होती है कि इंग्लिश में डिस्कशन की जाए। लेकिन ये है कि अगर कोई बच्चा जी जो है ठीक वो है। जी अगर कोई बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है उर्दू में तो हम उससे उर्दू में भी जो है डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ जी बच्चे, कैसे हैं आप? ठीक हो? हाँ जी। अच्छा, मैंने आपको एक लिंक शेयर किया है, ज़रा कैनवा का ज्वाइन करें ना, हम अपनी थोड़ा सा लेक्चर को तो स्टार्ट करें। जी। हाँ अच्छा ज्वाइन। शराब साहब, आप जो है ये किंगडम्स ऑफ लाइफ पढ़ाने की आज प्लान कर रहे हैं? जी जी। ठीक है। एक्चुअली ऐसा है कि मुस्तफा जो है ना, वो एक उसका टॉपिक है इनहेरिटेंस का, जी जी। जो पढ़ रहा है आजकल। तो उसके अंदर जो है ना, उसको काफी चीजें कंफ्यूजिंग और उसको समझ नहीं आती। अच्छा। तो ऐसा पॉसिबल है कुछ इनहेरिटेंस के ऊपर हो सके लेक्चर? इनहेरिटेंस के ऊपर भी हो जाता है, कोई मसला नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं बुक को ओपन कर लूँ तो टॉपिक को ज़रा एक नज़र देख लूँ, मैं कर लेते हैं उसको शुरू कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मुझे थोड़ा ये हो जाएगा कि मुस्तफा को जरा ये समझ में आ जाएगी ना कि डिफिकल्ट टॉपिक जो है ना, वो अंडरस्टैंड करने में उसको क्या मतलब जी हेल्प जी, मिल रही है। कोई मसला नहीं, अभी कर लेते हैं। बस एक मिनट मुझे दें, हम इनहेरिटेंस के टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, ठीक हो गया जी जी। सर। इनहेरिटेंस के टॉपिक पे आ जाते हैं जी। मैं ज़रा बुक को ओपन कर लूँ। अच्छा शराब साहब, जी जी। मुस्तफा ज्वाइन करेगा आपके साथ? मैं चली जाऊंगी आपसे। मैंने ये एक रिक्वेस्ट करनी थी कि जी केमिस्ट्री का हमने आपसे डेमो ले लिया था। जी अब क्योंकि मुस्तफा क्योंकि स्कूल में भी पढ़ रहा है जी और साथ में इसने इवनिंग में भी लेना होता है, पहले भी आपसे ये बात हुई थी। जी तो इंशाल्लाह ताला अब आपका जो है ना वो प्लान ऑफ स्टडी जो है वो यही होगा कि जी जी जैसे पहले आपने बोला था जी मैम, प्लान हमारा वही कि है। स्कूल। जी जी, वही प्लान है, सेम प्लान है, कोई चेंज नहीं है इसमें। अच्छा। जी तो क्योंकि अब इसने जो है स्कूल में जो है ये पढ़ के आ रहा है जो चीज, तो इससे वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो ऑलरेडी पढ़ चुका है, जी जैसा कि ग्रेड 8 में और ग्रेड 9 के फर्स्ट हाफ में 1.5 साल जो है ना, ये जो है काफी बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ चुका है। जी जी तो ऐसा किया जाए कि जो टॉपिक्स ये पढ़ चुका है, जी वो जो है ना आप इसको साथ के साथ जो है ना वो एक टॉपिक साथ जो है ना उसका ओवरव्यू दे, और साथ उसके जो है ना टॉपिक बेस्ड जो है ना वो साथ के साथ डेली बेसिस पे इसको पास पेपर सॉल्व करवाएं। जी मैम, श्योर श्योर। तो इस तरीके से जो है ना, ताकि इसका जो पिछला है वो ऐसे कवर हो जाए, और जी जो न्यू ये स्कूल में पढ़ के आ रहा है जी उस टॉपिक में, क्योंकि इसने फ्रेश पढ़ा हुआ होगा, जी तो उसके भी आप जो है कुछ उधर से और दोनों को इकट्ठे साथ साथ लेके चलें। जी मैम, श्योर श्योर। और अच्छा। लेकिन जो है वो मेरी रिक्वेस्ट आपसे जो है वो ये है जी कि टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ टॉपिकल जो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पास्ट पास पेपर्स हैं वो पेपर में। साथ के साथ करवा जी दीजिए। मैम, श्योर श्योर, जी ऐसे ही बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुस्तफ़ा, ज्वाइन करें ज़रा, आप देखें स्लाइड नंबर 2 पे आएँ। हम स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से, ठीक है? हाँ, इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में मुस्तफ़ा, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है ना, हमने डिस्कस करना है क्रोमोसोम्स और जीन्स के बारे में। अब आप मुझे बताएं कि क्रोमोसोम्स के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या पढ़ा आपने? क्रोमोसोम्स क्या चीज़ें होती हैं? जी कुछ डेफिनेशन में नहीं आती। नहीं नहीं, आप जस्ट अपना जो कॉन्सेप्ट है ना वो बताएं, हम डेफिनेशन को नहीं देख रहे। आप कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्या पढ़ा हुआ है आपने, पहले क्या जानते हैं आप क्रोमोसोम्स के बारे में? मैं मतलब क्रोमोसोम्स एक्स होते हैं, क्रोमोसोम्स वाई होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने पढ़ा होगा मेल और फीमेल जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, हम अभी देखने वाले हैं कि कोई भी जो एक क्रोमोसोम है वो एक्स है, वाई है या कोई भी और क्रोमोसोम है, वो एक्चुअली होता क्या है।
तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, thread like structures found within न्यूक्लियस। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस लेते हैं, आप उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ ऑब्जर्व करते हैं, तो उस न्यूक्लियस के अंदर आपको बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। किस तरीके से, जैसे अगर आप देखें, हम स्लाइड पे ड्रा करते हैं, अगर ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपने बना दिया न्यूक्लियस, तो क्या होगा, इसके अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे इस तरीके से थ्रेड्स नज़र आएंगे। इन्हीं थ्रेड्स को हम कहते हैं न्यूक्लियस, सॉरी, इनको कहते हैं क्रोमोसोम्स। अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है? जी, जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब मैं उसकी मैग्निफिकेशन। जी जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जी जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज़ करते हुए बहुत ही जो छोटी साइज़ की चीज़ें होती हैं उनको भी देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर एक क्रोमोसोम है तो उसकी कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम्स एक्चुअली बने किस चीज़ के होते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा कि ये पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और मुस्तफ़ा आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो याद रखिएगा, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक तो चीज़ इनके अंदर होती है डीएनए, और जो दूसरी चीज़ होती है क्रोमोसोम्स के अंदर वो होती है इनके साथ प्रोटीन्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक क्रोमोसोम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक उसके अंदर होता है डीएनए और दूसरा उसके अंदर होते हैं प्रोटीन्स। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है इनका हमारे पास कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं आखिर इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट इज अबाउट देयर फंक्शन। ठीक है, सो फंक्शन के हवाले से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये इनके ऊपर होती हैं जीन्स। मुस्तफ़ा, जीन्स के बारे में पढ़ा हुआ है, जीन्स क्या चीज़ होती हैं? डीएनए का एक पार्ट होता है। वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड। सो हमारे पास ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स, या आप ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स आर बियरिंग द जीन्स, क्रोमोसोम्स हैव द जीन। सो हम क्या कह सकते हैं कि दे कंटेन जीन्स। ठीक है, सो ये तीन पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गए क्रोमोसोम्स के हवाले से। पहला हमने ये पढ़ा कि क्रोमोसोम होता क्या है, दूसरा हमने ये पॉइंट पढ़ा कि क्रोमोसोम बने किस चीज़ के होते हैं, तीसरा हमने ये पॉइंट पढ़ा कि क्रोमोसोम्स का फंक्शन क्या होता है। अब फोर्थ पॉइंट जो हम यहाँ पे देखेंगे वो हम देख लेते हैं कि जीन क्या होती है। तो आपने क्या बताया कि जीन जो होती है वो एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए ही होता है। सो इट इज़ अ पीस, सॉरी, इट इज़ अ पीस ऑफ डीएनए। सो एक्चुअली जीन कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक पीस ऑफ डीएनए होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जीन इज़ अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि एक जो जीन होती है हमेशा वो एक प्रोटीन बनाने के लिए, वो किसी एंजाइम को बनाने के लिए क्या है, इंफॉर्मेशन रखती है। सो हम क्या कह सकते हैं कि इट इज़ अ पीस ऑफ डीएनए हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन्स। क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो बनी होती हैं उसके जीन से। ठीक है, सो दे हैव इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन, इंफॉर्मेशन फॉर अ प्रोटीन। तो हर एक जो जीन होती है उसके पास सिर्फ एक ही प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन होती है। सो इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन। ठीक है, तो एक जीन के पास क्या होती है, एक ही प्रोटीन को बनाने के लिए उसके पास होती है इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास हो गया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर जीन्स होती हैं, और ये जो जीन्स होती हैं ये एक सेल के अंदर क्या है, प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन रखती हैं। अब आ जाएं जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनका फ़ायदा क्या होता है, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है। सो ये क्रोमोसोम्स का जो सिग्निफिकेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब
एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ रिलेटेड टू द क्रोमोसोम्स, कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनका नंबर हर स्पीसीज़ के अंदर क्या होता है, ये फिक्स होता है। ठीक है जी, मुझे बता जी जी, वेरी गुड। जैसे आपने बताया कि हमारे पास अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स। ठीक है, सो ये 20 जी 23 पेयर्स। जी जी, वेरी गुड। अब इस तरीके से क्या है कि हम यहाँ पे पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि फिक्स्ड नंबर। सो क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द फिक्स्ड नंबर। और हमारे पास अगर हम बात करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग का हमने बताया कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स होते हैं। अब किसी भी और स्पीसीज़ का ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि हमारे पास अगर हम ये कहते हैं गोट, तो गोट के अंदर एक डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम कभी भी ह्यूमन के साथ मैच नहीं कर सकता। इवन हम ह्यूमन बींग्स के जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ हैं या जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम मंकीज़ या चिंपैंजीज़ की बात करें, ये वो स्पीसीज़ हैं जो कि ह्यूमन बींग के बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, लेकिन इनके अंदर भी जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होता है वो ह्यूमन से मैच नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि यू हैव अ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ हैविंग द 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, तो आप सिर्फ इसी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेल ह्यूमन बीइंग का होगा। कैसे आपने अंदाज़ा लगाया? आपने उसके क्रोमोसोम से अंदाज़ा लगाया। अब ऐसे ही है कि अगर आपको ये कहा जाता है कि यू हैव अ सेल विच इज़ हैविंग द 24 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, सो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ह्यूमन बींग्स के क्लोजली रिलेटेड कोई स्पीसीज़ है। और ह्यूमन बींग के क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़, जैसे मैंने बताया कि ये जो चिंपैंजीज़ वगैरह होते हैं ये ह्यूमन के क्लोजली रिलेटेड हैं, और चिंपैंजीज़ के अंदर होता है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 24 पेयर्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स। गॉट इट? ओके, तो हम यहाँ पे सिग्निफिकेंस में क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीसीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके क्रोमोसोम्स के नंबर से। मुस्तफ़ा, आपने पढ़ा हुआ स्पीसीज के बारे में? स्पीसीज क्या होती है? हम कब किसी ऑर्गेनिज्म को या कौन से ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं कि ये एक स्पीसीज है? जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोजली रिलेटेड होते हैं। हाँ, वेरी गुड। हम जब बायोलॉजी के टर्म्स में डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि दोज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड। इंटरब्रीड का मतलब ये होता है कि जो आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द स्पीसीज। जैसे हम अगर ये कहते हैं कि हमारे पास फ्रॉग हैं, तो जितने भी फ्रॉग हैं आपके पास, जो कि आपको अक्सर जो है वो रेनी सीजन में नज़र आते हैं, ग्रीन कलर के बड़े बड़े मोटे मोटे जो फ्रॉग्स होते हैं, दे बिलोंग टू वन स्पीसीज। इट मीन्स दैट दोज फ्रॉग्स विच कैन interbreed, which can perform the sexual reproduction with each other, they would be called as the species. तो जब तक आप एक स्पीसीज के अंदर रहते हैं आपके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं, और इसी वजह से वो ऑर्गेनिजम्स क्या है आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ओके, ये शिराज साहब, ये स्पीशीज की जो है ये एक क्लासिफिकेशन जो है, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट उसकी यूनिट है। ये एक इम्पोर्टेंट जी जी, नहीं, ये जो आपने बताया है कि ये इंटरब्रीड कर इंटरब्रीडिंग जो है ना वो जी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्पीशीज में ये होना ही चाहिए। जी, उनकी आइडेंटिटी ये है कि जब वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरब्रीड कर सकते हों उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक स्पीसीज़ के साथ बिलोंग करते हैं। हाँ, कभी कुछ ऐसी आप ये कह सकते हैं कि एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर, कि जिसमें आपके पास जो है वो दो स्पीसीज़ जो कि बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये हॉर्सेस और डोंकीज़, although they belong to the different species but their species are very closely related,
और जब भी दो डिफरेंट स्पीसीज जैसे कि हॉर्स और डोंकी अगर उनका आपस में क्रॉस होता है तो उसके रिज़ल्ट में जो प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो आगे क्या होते हैं, वो वायबल नहीं होते, वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो कुछ बुक्स में कहीं पे ये भी फिर ऐड कर दिया जाता है कि दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस द वायबल और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारे पास अगर हम हॉर्स और डंकी की बात करें तो ऑल्दो वो आपस में इंटरब्रीड तो कर लेते हैं, लेकिन इंटरब्रीड करने के बाद उनके रिजल्ट में जो प्रोड्यूस होती है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो होता है म्यूल, हचर जिसे हम कहते हैं। लेकिन अब वो जो म्यूल है वो आगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए फिर डेफिनेशन को थोड़ा सा तो जी ये जी आ गई है। जी जी तो ये जो जीनस होता है उसको क्या होता है, उसका मतलब क्या, उसको हम किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि जीनस जो है ये एक ही जीनस में रखे जाएंगे, तो वो क्या उसकी खास बात है? बेसिकली जब हम जीनस की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हॉर्स, डोंकी और हमारे पास जो ज़ेब्रा होते हैं, दे बिलोंग टू द सेम जीनस। अब जीनस के अंदर हमारे पास क्या ज़रूरी होता है कि उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ मैच कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास हम अगर एग्जांपल लें ह्यूमन की और चिंपैंजी की, सो ह्यूमन और चिंपैंजी जो है वो एक ही स्पीसीज़ के साथ बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक तो ये हो गया कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। अगर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स के अलावा भी अगर हम बात करते हैं, हमारे पास आप ये कह सकते हैं कि अगर हम फर्दर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर वो भी आपस में मैच कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के, जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारे पास क्या है कि उनकी जो आप ये कह सकते हैं कि एक तो फिज़िकल ट्रेट्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए। जैसे ह्यूमन है और मंकीज़ वगैरह हैं तो उनकी आपस में क्या होता है कि ये क्लोजली रिलेटेड हैं, तो उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो भी आलमोस्ट एक दूसरे के साथ जो है वो मैच कर रही होती है। मंकीज और ह्यूमन एक ही जीनस में रखे जाएंगे? जी जी, मंकीज़ और जो मंकीज़ और ह्यूमन चिंपैंजीज ये आलमोस्ट जो है वो एक जीनस के साथ बिलोंग करते हैं, डिफरेंट स्पीसीज। जी स्पीशीज डिफरेंट है लेकिन जीनस एक ही जी है। जी, जीनस इनकी सेम है लेकिन स्पीसीज डिफरेंट है। जीनस आप फिजिकल अपीयरेंस को देखते हुए बना सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि हॉर्स, डोंकी और जो ज़ेब्रा हैं ये एक ही जीनस के साथ बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर जीनस जो है कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी एक जैसी होंगी या मिलती जुलती होंगी वो एक ही जीनस में रखी जी जी, जाएंगी, वो मतलब सेम म्यूल जीनस, समझ। जी जी, वो सेम जीनस में रखी जाएंगे, रिलेटेड स्पीसीज होंगी वो। और स्पीशीज एनाटॉमी के ऊपर वो करता है? नहीं, स्पीशीज एनाटॉमी में नहीं, वो कह रहे हैं एनाटॉमी के अलावा वो उनकी जो स्पेशल खसूसियत है वो इंटरब्रीडिंग होनी चाहिए, ये बात कही ना आपने? जी, स्पीसीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो इंटरब्रीड भी करें और इंटरब्रीड करके ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करें जो कि आगे से भी जो है वो आप ये कह सकते हैं कि फर्दर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकें। जैसे हमारे पास अगर हॉर्स और हॉर्स का आपस में कंपेयर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसके रिजल्ट में जो प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म है वो भी हॉर्सेज होते हैं और वो आगे से आप ये कह सकते हैं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हॉर्स और डोंकी का आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके रिजल्ट में म्यूल प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो आगे से फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। ओके, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि म्यूल जो है वो फिर उस स्पीशीज में नहीं आएगा म्यूल जिसमें। जी, हॉर्स और डंकी दोनों से ये डिफरेंट स्पीसी बनती है म्यूल की, लेकिन यह है कि म्यूल खुद तो एक स्पीसी है लेकिन ये फर्दर सेक्सुअल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। ओके ओके मुस्तफ़ा, नेक्स्ट पॉइंट को देखें, हम अब डिस्कस करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम जो क्रोमोसोम्स का नंबर है उसके हवाले से हम दो कंडीशंस बताते हैं। क्रोमोसोम के नंबर के हवाले से हम सेल्स की दो टाइप्स कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सेल ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। हम दो तरह से सेल्स को डिफाइन कर सकते हैं कि सेल या तो हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड होता है और या वो डिप्लॉइड होता है। अब पहले हम डिस्कस करते हैं कि हैप्लॉइड किस कंडीशन को कहते हैं। तो आपने इसके बारे में पढ़ा है कि हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं या हैप्लॉइड कंडीशन क्या होती है क्रोमोसोम्स की? हैप्लॉइड होता है बस एक ही मतलब एक ही, जैसे एक्स है, और डिप्लॉइड होता है एक्स और वाई। वेरी गुड जी, वेरी गुड। हैप्लॉइड हम तब कहते हैं कि अगर
किसी एक सेल के अंदर हर क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी हो, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हैविंग वन कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। जैसे अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है, टोटल है 23 क्रोमोसोम्स, और अगर 23 क्रोमोसोम जो हैं उन सब क्रोमोसोम्स की सिर्फ एक एक कॉपी हो, मतलब ये है कि आपके पास क्रोमोसोम नंबर 1 की एक कॉपी है, फिर क्रोमोसोम नंबर 2 की एक कॉपी है, फिर 3 की एक कॉपी, ऐसे हर एक क्रोमोसोम जो है उसकी सिर्फ एक ही कॉपी हो। सो दैट इज कॉल्ड एज द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, या उस सेल को क्या कहते हैं, ये हैप्लॉइड सेल है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1n। तो अगर आपका ये लिखा जाए कि ये सेल है और ये 1n है, तो इसका मतलब है 1n सेल के अंदर हर एक क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी होती है। और अगर हम ये कहें कि हमारे पास 1n सेल है ह्यूमन का, तो 1n ह्यूमन का सेल मतलब क्या, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर हम ये कहते हैं नहीं, हमारा सेल जो है वो हैप्लॉइड नहीं है बल्कि वो हमारा डिप्लॉइड सेल है, तो डिप्लॉइड का क्या मीनिंग होता है, मतलब हर क्रोमोसोम का पेयर होता है। हर क्रोमोसोम की अगर 2 कॉपीज प्रेजेंट हों किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी सेल के अंदर, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डिप्लॉइड। अब हम क्या कहेंगे, हैविंग 2 कॉपीज फॉर ईच क्रोमोसोम, हैविंग 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। अच्छा, एक सेकंड चिराग साहब, आपको इंटरप्ट करूंगी। जो आप जी लिखते जा रहे हैं, जैसे कि अभी नोट्स ये अपीयर होता जा रहा है, क्या ऐसा भी जी है कि ये सेव होता जाए सारा जी डाटा, जी और बच्चा जो जब क्लास से पढ़ के तो इसको एक दफा रिव्यू कर सके? जी जी बिल्कुल। अभी मैं जब क्लास को एंड करते हैं ना हम, तो मैं आपको ये जो सारी फाइल है ये PDF की फॉर्म में शेयर कर दूंगा। और ये हर लेक्चर का ऐसा ही होता है, क्लास में बच्चा जो भी परफॉर्म करे, अब ये मैं अभी एक्सेस दूं मुस्तफ़ा को, तो मुस्तफ़ा लिख भी सकते हैं खुद स्लाइड के ऊपर, मतलब एक क्वेश्चन इनको दिया तो ये खुद सॉल्व भी करेंगे, और बाद में इस सारी जो भी एक्टिविटी है, टीचर ने क्या लिखा है, बच्चे ने क्या लिखा है, क्या क्वेश्चन था, क्या आंसर था, कितने मार्क्स लिए, जो भी है उस सब की एक PDF फाइल बना के मैं जो है ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, पेरेंट्स के साथ भी और बच्चों के साथ भी। अब नेक्स्ट पॉइंट फिर देखें। आप अभी जी वो यूज कर रहे हैं, टैबलेट वगैरह यूज कर रहे हैं जी जी लिखने के लिए? जी, पेन टैब के साथ जो लिखने वाला ये तो पेन टैब के साथ होता है, बाकी ये जो वेबसाइट है उसका तो अपना जो है वो हम प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, लेकिन ठीक है, लिखने तो वाला। जी ठीक अब है, तो आपके हिसाब से बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस के लिए सबसे कन्वीनियंट जो होगा वो पेन टैब होगा जी जी, अगर खुद, पढ़ने के लिए? जी अगर बच्चे ने लिखना है, जाहिर बात है छोटा मोटा जब टास्क देते हैं तो बच्चे ने लिखना तो होता है, तो बच्चा जो है वो अगर उसके पास पेन टैब है तो वो लिख लेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, स्टिल अभी भी मेरे पास ऐसे पढ़ने हैं, वो थोड़ा सा लैपटॉप के, ऑल्दो उस पर राइटिंग इतनी अच्छी तो नहीं आती, लेकिन फिर भी बच्चा जो है वो लैपटॉप के ऊपर लिख ही लेता है कभी कभार, या उसके पास अगर टैब है तो उसको जो है वो यूज़ करके लिख लेता है, लेकिन पेन टैब जो है वो ज़्यादा बेटर होता है लिखने के लिए। जैसे मैं लिखता हूँ तो मैं पेन टैब के साथ लिख रहा होता हूँ, तो राइटिंग ज़्यादा अच्छी आती है। बच्चे फिर भी जो टैबलेट के ऊपर अगर वो फिंगर से भी लिखते हैं तो तब भी वो अच्छा लिख सकते हैं, लैपटॉप के ऊपर भी अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है। सो अगर दूसरी हम कंडीशन देखें मुस्तफ़ा, तो जो डिप्लॉयड है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2n के साथ। और अगर हम ये कहें कि ह्यूमन का सेल है वो डिप्लॉयड है, तो उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 46। हाँ आप ये कहेंगे कि 46 क्रोमोसोम होंगे, या आप इसे क्या कह सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स, ठीक है। सो आपके पास अगर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में, और वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स, देन यू वुड से दैट दिस सेल इज डिप्लॉयड, ठीक है। तो ये था आपके, जी 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 जो ये हैप्लॉइड है उसमें 23 क्रोमोसोम्स जी सिंगल क्रोमोसोम हाँ 20 पेयर होंगे इनकी केयर नहीं होगी ना, नहीं वन कॉपी नहीं, जब ये हैप्लॉइड है तो उस कंडीशन में सिर्फ 23 क्रोमोसोम है, और जब आपके पास डिप्लॉयड हो गए तो 46 क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स, ठीक है। ठीक है। सो हमारे पास जैसे आपने बताया था ना कि एक्स और वाई,
सो अगर हम ये कहते हैं कि एक जो ह्यूमन मेल है उसको हम क्या कहते हैं कि उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स और वाई की फॉर्म में है, तो एक्स भी एक सेक्स क्रोमोसोम है, वाई भी एक सेक्स क्रोमोसोम है, और अगर वो दोनों इकट्ठे ही एक सेल के अंदर मौजूद हैं तो वो क्या हो गया, एक्स और वाई। तो इसी तरीके से जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसकी भी 2 कॉपीज़, फिर 2 की भी 2 कॉपीज़, फिर 3, तो सारे क्रोमोसोम्स की अगर 2-2 कॉपीज़ हों तो दैट बिकम्स द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है जी। तो मुस्तफ़ा ये बताएं कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से, क्रोमोसोम्स वाले टॉपिक के हवाले से? नहीं। ओके। सो हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को भी एंड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। जी मैम। सो हमारे पास ये मैं जो फाइल है ये बना के शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, बल्कि मैं एडमिन के साथ शेयर कर देता हूँ, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है। सो हमारे पास फिर क्रोमोसोम। जी इंशाल्लाह ताला फिर आपके साथ केमिस्ट्री और बायो कंटिन्यू करेगा जी इंशाल्लाह। मैम, इंशाल्लाह, श्योर श्योर। और फिजिक्स का भी हमने डेमो नहीं लिया अभी जी और इसके अलावा जो है बेसिकली वो यही होगा कि जैसे आपको मैंने बोला कि